हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मोकनी, यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज ड्रामा कप में हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर मैं नाम लूँ दिल बंजारा, ये रहा दिल, रमज़ इश्क, उसके अलावा आजकल राज़ उल्फ़त, इन सब के पीछे इनका हाथ है। मैं बात कर रही हूँ सिराजुल हक साहब की, जो कि राज़ उल्फ़त के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपके नए ड्रामे की शूट चल रही है और बड़ा बिजी टाइम जा रहा था आपका, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला और हमारे पास आए। थैंक यू, आपने मेरे ड्रामे को अप्रिशिएट किया और हमारी टीम के कुछ लोगों को बुलाया और हमें भी बुलाया। दैट्स रियली थैंक यू फॉर योर तो अभी हम जब बात करें तो आप मुझे बता रहे थे कि पीटीवी के ज़माने से आप डायरेक्ट कर रहे हैं। पहला ड्रामा आपका वर्दी था जो पीटीवी पे आया, और उसमें नूर हमारी जो एक्ट्रेस होती थी फिल्म से, उन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद आपने इतने ढेर सारे हम टीवी पे, जियो पे और वो किए। आपका अपना फेवरेट कौन सा ड्रामा है? मेरे तो ज़ाहिर सारे ही ड्रामे फेवरेट हैं, सारे ही पसंद हैं मुझे, लेकिन ये कि अभी जो रिसेंट जो अच्छा चला है मेरा, यही राज़ उल्फ़त मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उसके अंदर जो बात कही गई है वो मुझे इंटरटेनिंग लगी और अच्छी भी लगी, इसलिए मुझे अभी तो मैं इसी की बात करूँगा। अच्छा। आपने बुलाया भी इसी के लिए। वैसे तो ड्रामे मेरा जो पहला ड्रामा जो हिट हुआ था पारसा, वो मुझे बहुत पसंद है अभी तक। आयशा खान के साथ। आयशा खान के साथ। आपने पीटीवी के ज़माने में भी डायरेक्ट किया है और आप आजकल के ज़माने में भी कर रहे हैं। आपको क्या फ़र्क लगता है डायरेक्शन में या एक्टर्स में या ओवरऑल इंडस्ट्री में, क्या चेंज आया है? इंडस्ट्री अब बहुत फास्ट हो गई है। अच्छा। बहुत काम हो गया है, टेक्नोलॉजिकल भी चेंजेस आई हैं। पहले इतना टेक्निकल हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन ये कि पहले हम इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग थे। इंटेलेक्चुअली शायद इतने स्ट्रॉन्ग हों भी, लेकिन पहले अब टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटेलेक्चुअल स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कम ही हो गया है। साथ साथ ऑडियंस भी बदल गई है। पहले ऑडियंस भी इंटेलेक्चुअली बड़ी साउंड थी, अब ऑडियंस को भी कुछ डिफरेंट ही किस्म का मसाला चाहिए होता है। टीआरपी की दौड़ है, उस वक्त इतनी टीआरपी की दौड़ नहीं थी। अच्छा। अब टीआरपी की भाग दौड़ ज़्यादा है। तो आपके अंदर कोई कश्मकश चलती है इस चीज़ को लेके कि पहले जैसे आपने बोला कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे और अब आजकल आपको लगता है कि मयार चीज़ों का डिफरेंट हो गया है? देखिए, कश्मकश अपनी जगह पे हर आर्टिस्ट में रहती है। आप जिससे भी बात करेंगे, हर एक में कश्मकश रहती है और हर एक में कोई ना कोई बात होती है, लेकिन जो दौर चल रहा होता है, आई बिलीव ऑन कंटेम्प्रेरी आर्ट बेसिकली माई सेल्फ। ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जो भी मैं ड्रामा डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, मैं आज के ऑडियंस को माइंड में रखता हूँ, आज की यूथ को माइंड में रखता हूँ और आज के म्यूज़िक को माइंड में रख के ही काम करता हूँ। कि आज लोग क्या पसंद कर रहे हैं, आज लोगों को क्या पसंद आएगा। क्योंकि जब तक आप चलते हुए वक्त के साथ नहीं होंगे, जैसे मेरा आप राज़ उल्फ़त का ओएसटी देखें, हर यूथ उसको अपनी गाड़ी में सुन रही होगी, हर जगह सुन रही होगी, क्योंकि उनके इमोशंस को जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई भी काम करें, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने ऑडियंस के इमोशंस को जानना, और आज के वक्त के ऑडियंस के इमोशंस क्या हैं, और इसलिए मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। कंटेम्प्रेरी आर्ट इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट। लेट्स गो थ्रू योर ड्रामास। दिल बंजारा, ये रहा दिल, पारसा, रमज़ इश्क, कोई चांद रख। मैं चाह रही हूँ ताकि एक ऑडियंस, क्योंकि आप ज़रा सामने कम आते हैं स्क्रीन के, तो आई वांट ऑडियंस टू नो कि ये जो सारे ड्रामे उन्होंने इतने खूबसूरत एंजॉय किए, उनके पीछे किसका हाथ था, यू नो। तो जब आपके पास पहली बार स्क्रिप्ट आई, पढ़ा आपने, तो क्या दिमाग में इंप्रेशन आया? पहले 2 चैप्टर्स पढ़ के आगे एक ही दफ़ा में पूरा ख़त्म कर लिया, रखा नहीं गया आपसे, क्या हुआ था ज़रा बताएं। मुझे जब 7th स्काई अब्दुल्ला काज़मी साहब ने जब ये स्क्रिप्ट दी, तो कहा कि ये स्क्रिप्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो ख़ुद फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, और उसके अंदर जो माँ बाप के जो कैरेक्टर्स हैं और जो आज के जो बच्चे हैं, बेसिकली राज़ उल्फ़त इज़ द काउंटर आंसर के एग्जैक्टली कि वो जो उल्फ़त है उसका राज क्या है। जो आज के जो बच्चे हैं वो ये नहीं समझते मोहब्बत को क्या समझते हैं, जो माँ बाप उनसे जो उल्फत रखते हैं उसका राज क्या है, उसको कितना वो जानते हैं। इवन जो वो मोहब्बत भी करने जाते हैं तो उसका भी राज क्या है, उसमें भी एतबार की क्या हद है, आप उसको भी उस राज को भी पहचानो। अगर किसी से दोस्ती करने जाते हो, कोई लड़की को फ्रेंड भी बनाती है, तो उसमें भी जो उल्फत जो डेवलप हो, उसके भी राज को समझो। तो हर चीज़ का इसके अंदर एक ऐसी एलिमेंट है इस स्क्रिप्ट में
कि और हमारा जो इसको बनाने का जो मैंने जब इस स्क्रिप्ट पढ़ी, जो मुझे जो इसने मोटिवेट किया वो माँ बाप के जो कैरेक्टर्स और मुश्क का वो जो रेबेलस होना और फिर उसका ट्रांसफॉर्म होना और फिर उसका ट्रांसफॉर्म होके धोखे खा के और वापस उस बात को एक्सेप्ट करना, क्योंकि आज की जो यूथ है हमारी उनमें ऐसी चीज़ें, जब से सोशल मीडिया और जब से चीज़ें आई हैं, जब से लोग बहुत बिजी हो गए हैं, लोग इंस्टाग्राम फेसबुक, तो माँ बाप को टाइम नहीं देते और उन जो रियल वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को उस तरीके से नहीं पहचानते जिस तरीके से उनका पहचानना ज़रूरी है। तो इस ड्रामे को जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि यार इसमें जो करने वाला काम है तो ये बेटर है। आपको लग रहा था कि राज़ी उल्फत इतनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा, इतनी आइडियाज़ को जनरेट करेगा? अगर आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं तो मतलब काफ़ी बातें हो रही हैं कि मुश्क सही है, मुश्क के फादर सही हैं, सहबा ने ये किया वो किया, यू नो, लाइक प्रॉपर डिस्कशंस हो रही हैं। तो आपको स्क्रिप्ट पढ़ा, स्टार्ट किया, अंदाज़ा था ये होगा? नहीं, अंदाज़ा तो देखें जब भी हम काम करते हैं तो हमें सच ऐसा अंदाज़ा हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम अंदाज़े लगा के कभी काम नहीं करते। काम सच्चाई से करना चाहिए, अपने दिल से, अपने इमोशन से। कहानी जब मैं पढ़ता हूँ मैं उसके इमोशंस में जाता हूँ। जब मैं कहानी पढ़ता हूँ मैं कोई काम नहीं करता जब तक मैं पूरा डायरेक्ट नहीं कर लूँ। मैं उसी कैरेक्टर्स के साथ जीता हूँ, उन्हीं कैरेक्टर्स को फील करता हूँ, उन्हीं के बारे में सोचता हूँ, उन्हीं की तरीके से अपनी वो होती है सारी फीलिंग्स। फिर जब उसको ख़त्म करते हैं, जब आप किसी काम को सच्चाई से करेंगे, कोई भी स्टोरी, कोई भी काम आप सच्चाई से करेंगे, स्टोरी सच्चाई से टेल करेंगे, तो वो डेफिनेटली लोगों के दिलों को जाके टच करेगी। जब जो बात लोगों के दिलों को टच करेगी वो उसके बारे में बात होगी। सही बात है। बहुत लोगों ने कनेक्ट किया। तो जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे एक्टर्स दिमाग में आना शुरू हो गए थे, मुश्क का खाका बन गया था? मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप भले यमुना इंटरव्यू पे आए, आपसे बात भी करे, आप उसे पूछ भी लीजिएगा। मैंने जब ये फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ी, हम इसको पहले मैंने प्लान कर रहे थे, हम 2019 के स्टार्ट में। अच्छा। हाँ, तो रमज़े इश्क, ये मेरे रमज़े इश्क से भी पहले, तो मैंने यमुना से बात की कि यार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, जो मुझे इसमें जो कैरेक्टर जो नज़र आया है ना वो आप ही हो इसमें। ओके, मुझे नहीं नज़र आता कोई और, लेकिन उस वक्त वो बहुत बिजी थी, टाइम नहीं था, तो वी होल्ड इट। हाँ, मैंने कहा नहीं यार वेट कर लेते हैं, क्योंकि एंड शी वांटेड टू डू दिस। यस, जब उन्होंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी उसने कहा व्हाट इज स्क्रिप्ट, और उसके अंदर जो उनको वो शेड्स नज़र आए ना अपने, कि मैं पहले क्या हूँ, फिर जब मैं बाहर निकलती हूँ दुनिया के, जब मुझ पर रंग पड़ते हैं तो फिर मैं क्या होती हूँ, और फिर मैं जब रेबेलियस होती हूँ और अपने ही पेरेंट्स के सामने खड़ी होती हूँ अपनी मोहब्बत को डिफेंड करने के लिए, और फिर जब मुझे उसके धोखे मिलते हैं तो फिर मेरे साथ क्या होता है, फिर मैं एक नए रिलेशन में जाती हूँ, उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करती हूँ। तो शी फाइंड के हाँ यार मेरे लिए भी बहुत कुछ शेड्स हैं इसमें। तो इसलिए फिर मैंने और हमारी जो कास्टिंग टीम है, स्पेशली अब्दुल्ला साहब, मेहरुन्निसा मुस्तकीम, असदुल कुरैशी साहब, हम 3 लोग जब भी कास्टिंग डेस्क पे बैठते हैं तो हर कैरेक्टर्स को इस तरीके से बिठाते हैं जैसे अंगूठी में एक नगीना। ये बात तो है। तो सहबा कैसे, इनका बताएं, सहबा, इर्तज़ा, इस्माइल मियाँ, इनको कैसे आपने डिसाइड किया कि ये क्या वजह थी कि इनको चूज़ किया आपने? इनको चूज़ करने का ये वजह थी, सहबा के लिए एक चैलेंजिंग था हमें कि यार सहबा कौन होगी। बहुत ही चैलेंजिंग। हाँ, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि ये इस तरह के कैरेक्टर्स, क्योंकि एक लड़की हमें बिल्कुल दिखानी थी मुश, जो सीधी सादी एक उस सोच को डिपिक्ट करने वाली, जो एक मिडिल क्लास सोच को, या जो एक हमारी जो पाकिस्तानी जो नॉट सो मिडिल क्लास, सॉरी, कंजर्वेटिव सोच को, जहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पेरेंट्स से। फिर एक लड़की जो लिबरल सोच की है और उसके पेरेंट्स ने उसे आज़ादी दी हुई है, वो अपने तरीके से देख रही है। और फिर जब ये 2 कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगे तो जब एक डिफरेंस नज़र आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त हमारी कास्टिंग टीम से ही आवाज़ें आईं, और जब इनका आया कोमल अज़ीज़ का नाम, तो क्योंकि कोमल से मैं जानता था उनको, मैं उनसे हमारी काम नहीं किया पर एज एन एक्ट्रेस फेलो, कि मुझे हमारी कंपनी में उन्होंने पहले 1 और 2 ड्रामे कर चुकी थी और वो भी ड्रामा उनका बड़ा हिट था। okay. तो
फिर मैंने भी समझा कि यस इसके अंदर वो मॉडर्न एलिमेंट है जो Okay. इस कैरेक्टर के शेड्स को लेके चल सकती है, और फिर लोगों ने पसंद किया हमारी चॉइस को। थैंक यू फॉर द ऑडियंस रियली। और इर्तिज़ा साहब कैसे, इर्तिज़ा तक कैसे पहुंचे आप? हाँ, इर्तिज़ा पे भी मेरा ही और हमारी कास्टिंग टीम का ही सबका वोट था कि तो इसके इनके लिए। अलावा किसी को आप लोगों ने पहले और किसी को कंसिडर किया जिन्होंने, जो किसी वजह से नहीं कर सके, फिर कोई और ये नहीं, लोग आए या इर्तिज़ा नहीं? के लिए मेरे ख्याल से हमने किसी को कंसीडर नहीं किया था। शुरू से ही हाँ, शहजाद शेख शुरू थे। से ही शहजाद शेख था, और Okay. शहजाद से ही बात हुई और उसी को ही कन्विंस किया कि तुम ये रोल करो। और गौहर तो बहुत डिफरेंट रोल्स करते थे, उनके लिए तो हाँ। बहुत कम है पॉजिटिव रोल्स, तो उनको कैसे चूज कर लिया आपने? यार गौहर एक एक्सेप्शनल टैलेंट है हमारे मुल्क का, वो हर तरह का रोल कर सकता है वो बंदा। बिल्कुल। सीरियसली उसको बोलते हैं कि वो बस इस तरह के ऐसे नहीं है, ही इज़ रियली, वो जब वो कर रहा होता है सीन तो उस वक्त वो सीन मुझे वैसा नहीं दिख रहा होता, लेकिन अच्छा। जब मैं एडिट पे देखता हूँ तो सीन वाकई वो दिखता है कि यार जो सीन का इंसाफ है ना, सीरियसली। तो इसमें भी हमारी सारी कास्टिंग टीम का ही वोट था कि ये कैरेक्टर हमें इनसे कराना चाहिए, गौहर रशीद से। ओके, लेकिन इतनी ढेर सारी एपिसोड्स क्यों हैं? बीच में हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहा है ड्रामा, तो वो उसकी क्या नहीं, रीज़न होती ड्रैग है? देखें, बात ये कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से तो गुजरना है ना। एक एक्ट 1 कहानी, एक्ट 1 होता है, एक्ट 2 होता है, एक्ट 3 होता है, उसके बिल्कुल, सिचुएशंस होती हैं, और जब तक वो सिचुएशन अपनी जगह, आपको आज ऑडियंस को वो क्यों इतना इम्पैक्टफुल लग रहा है, क्योंकि हमने माँ बाप के उस कैरेक्टर, उसकी वो रेबलनेस, उसकी वो सब चीज़ें हम वो इतनी उसको दिखा चुके थे कि वो कैरेक्टर को लोग एक्सेप्ट कर गए वहाँ पे, वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर हम डायरेक्ट जंप इन करते तो शायद एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि इसमें जो हिना बयाद आपा और जो इनके फादर तनवीर जमाल साहब, जी, ये दोनों कैरेक्टर्स डायरेक्टली यही चॉइस थी, और Okay. उनको हमने लिया क्योंकि हिना बयाद का बहुत बड़ा जो एक माँ का जो वो जिस तरीके से वो अपनी बेटियों को तरबियत दे रही है, और जिस तरीके से वो बेटियों को मैसेजेस दे रही है कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी किस तरह सिखाती है, तो मुझे उनके चेहरे से ये बात कहते हुए ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हम फर्स्ट चॉइस में ही मैंने उन्हें कहा कि आप ये रोल करेंगी। लेकिन ये सब चीज़ें 25-24 एपिसोड्स में भी तो भी हो सकती थी, हमें 30 नहीं 30 25 प्लस में। नहीं 30 प्लस में नहीं, बेसिकली आप देखेंगे कि हम 8 मिनट रिपीट भी आता हाँ, है। वो भी मैं चाह रही वो था, इसलिए उस पे कि आई थी। आपको पता है कोविड की वजह से शूट्स रुक गई, तो Okay. वी चैनल डोंट हैव द सॉफ्टवेयर, तो आपके लिए ड्रामा जल्दी ख़त्म हो जाता, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमने इसमें 8 मिनट्स ऐड किया है, और लोगों को OST इतना पसंद आया है कि हम OST लोगों को सुनाते हैं। OST की क्या कहानी है, वो कैसे चूज किया आप लोगों ने, उसका क्या कुछ है कहानी उसके पीछे? हाँ, कहानी है OST में Sorry, वो भी हमेशा माहा मलिक नहीं लिखा है? नहीं नहीं, वो मैं जब भी अपने OSTs करता हूँ तो मोस्टली मेरी एक टीम है, और नो डाउट गुड म्यूज़िक डायरेक्टर और बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इस शानी अरशद, ओके, गाया भी उन्होंने, और आयमा बेग, Yeah. थैंक यू वेरी मच आयमा बेग एंड शानी अरशद, बहुत अच्छा OST गाया। और इसके जो लिरिक्स लिखे, माय मोस्ट फेवरेट लिरिक राइटर साबिर ज़फ़र साहब, ओके, इस वक्त पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, और मैं जब इस फील्ड में नहीं भी था तब भी मैं उनके जुनून के एल्बम सुनता था, तो सुनते मैं रहे। देखता था कि यार इसका लिरिक राइटर कौन है। मैं जब इनका अच्छा। नाम पढ़ता तो आज मैं उनके साथ काम भी कर रहा Wow. हूँ, तो मैं जब भी उनको कहानी सुनाता हूँ कि मेरे इमोशंस ये हैं, तो वो क्योंकि मुझे भी शायरी से बहुत शगफ है, सबको पढ़ा है, उनको भी पता है, तो फिर जब भी हम गाना बनाने बैठते हैं तो हम पूरी कहानी और इमोशन और फीलिंग्स की बात करते हैं, तो गाना अच्छा निकल आता है। वो तो इतना खूबसूरत बैठा हुआ है, जब भी वो यमुना हाँ। के ऊपर आता है या उस पे इर्तिज़ा पे भी आता है, हाँ। शहजाद शेख पे भी आता है, तो वो इतना खूबसूरत है कि वो आई थिंक सीन का मज़ा दोबारा कर यही देता है ना लिरिक्स राइटर का तो कमाल, यही है ना कि वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है कि वो पूरी कहानी को 2-3 लाइनों में और इमोशंस में ऐसे लिखें कि वो जब भी आप सिचुएशन पे यही लगाएं, तो राज़े यही उल्फत तो है, राज़े उल्फत यही तो है। राज़े उल्फत है। ये मुझे बताएं, मुश्क और इर्तिज़ा या मुश्क और इस्माइल मियाँ, आपको कौन सी लव स्टोरी ज़्यादा पसंद है? मुझे दोनों ही पसंद है। देखें लव नहीं, स्टोरी, एक तो आपको चूज करनी पड़ेगी। देखें लव स्टोरी अच्छी वही होती है जिसमें शक ना हो। ओके,
ओके जिसमें शक की गुंजाइश ना हो। प्यार करें, बेलौस करें और शक व शुबात से आज़ाद रहें, यही राज उल्फत है। तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि कुछ ज़रा फेवरेटिज्म डायरेक्शन में दिखाया गया है उन दोनों की लव स्टोरी डायरेक्ट करते हुए वर्सेस मुश्क एंड इर्तिज़ा। मुश्क और इर्तिज़ा और इस्माइल मियाँ, आपका ये सवाल जी, है। जी। देखें, इर्तिज़ा की लव स्टोरी एक यूथफुल टाइप लव स्टोरी है कि एक लड़का जो फर्स्ट साइट लव में इन्वॉल्व हुआ, जो आपने देखा होगा वो फर्स्ट टाइम लड़की के आंसू देखता है और चश्मा उतारता है, और फर्स्ट साइट लव में, तो जब इंसान कोई फर्स्ट साइट लव में जाता है तो वो ड्रीम में ज़्यादा होता है, उसके ख्वाब ज़्यादा होते हैं। वो जब आपने देखा उसका बर्थडे भी वो जब सेलिब्रेट करता है समंदर पे, तो उसने कितनी ड्रीमी लाइफ डेवलप की है। तो जाहिर है वो एक लव इन एयर वाली बात है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि बस लव इन एयर है या ये है, और भी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक इस्माइल मियाँ और मुश्क की मोहब्बत का सवाल है, तो इस्माइल मियाँ का भी लव इन एयर है, लेकिन वो एक सुलझा हुआ है, उसके 3 बच्चे हैं, उसने एक एक्सपीरियंस की है लाइफ। वो इर्तिज़ा की तरह नहीं है जो चीख चीख के आई लव यू बोल रहा हो। कॉफी पिलाने ले गए वो। हाँ, कॉफी पिलाने तो लेकर ही और जाएंगे। कह रहे हैं मुझे कॉफी पीना आपके साथ हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे उसे कहती है कि आपको पता है इर्तिज़ा को भी ये जगह पसंद थी। बेचारे का दिल। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको अभी बताऊं, जहाँ ये मेरी कहानी खड़ी है और अब जो आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें आपको इस्माइल मियाँ से मोहब्बत हो जाएगी। हमें ऑलरेडी हो गई है। और इस्माइल मियाँ के जो अब आने वाले जो सीन होने वाले हैं, जो मैं ऑडियंस को नहीं बता रहा, और जो अभी मुश्क कदम उठाने वाली है इस शादी के बाद, वो आप तो डरा रहे हैं मुझे। जी, जो मैं आपको नहीं बता रहा। और जिस तरीके का ये एक शख्स है, जब उसे पता है कि इससे मेरी शादी एक हादसा है, और वो उसने ख़ुद भी डायलॉग में भी कहा है, महामलिक आपा ने ये लिखा कि मैं कैद करने का कायल नहीं हूँ, चाहे वो मोहब्बत हो या बेड़ियाँ हो, तो कैद करने का कायल भी नहीं है वो शख्स। नहीं, please, लेकिन उसको मोहब्बत भी हो गई है। हाँ। और उसका इजहार भी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो करेगा भी, लेकिन उसका भी स्टाइल आप देखिएगा किस तरीके से करेगा। तो अभी जो आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होने ही वाला है। ऑलरेडी हिलने नहीं दे रहे, और आप लोग हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो एन उस जगह ख़त्म होता है जब हम कहते हैं यार अभी तो हमने और देखना था और देखना था, और फिर हम पूरा हफ्ता हमें इंतज़ार करना पड़ता है। यही तो राज़ो उल्फत है कि आज इस इंटरव्यू में हमने काउंट करना है कितनी बार हमने ये लफ्ज़ यूज़ किया। तो मुझे बताएं, एक रूमर भी हमने सुनी है उड़ते उड़ते, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें, कि आगे जाके जो इस्माइल मियाँ करेंगे कुछ वो कोई एक बॉलीवुड मूवी है, उससे थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट मिलता जुलता हो, या ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी लोग नहीं ये सोच रहे हैं कि वो खुद ले जाके उसको दे देगा, जाके दे देगा। नहीं, ऐसा इतने भी नहीं है अजीम, ऐसा भी नहीं है इस्माइल मियाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन वो कुछ ऐसा होगा कि आपको सरप्राइज मिलेगा। ओके, ठीक है जी, हम उस सरप्राइज का वेट करेंगे। हम बिल्कुल आपसे नहीं पूछेंगे कि वो सरप्राइज क्या है। तो यमुना के साथ बैठ के आपने क्या डिस्कशन की, कैसे आप लोगों ने किया कि हम मुश्क को इस तरीके का रखना चाहते हैं, किस तरह उसके मैनरिज्म, उसकी लुक्स, ये सब डिसाइड हुआ? हाँ, ये सब ये पहले हमने एक वर्कशॉप की, लुक एंड फील किया। हमने एक स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन भी किया, हम बैठे भी, हम कैरेक्टर साइकी पे भी बात की, और उसके कैरेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन पे भी हमने बात की, और उसके रेबेलियस पे भी बात की कि तुम जब वहाँ पे पहुँचोगी तो वहाँ कैसे होगा। और मैं और चूँकि यमुना पहले भी हम एक बार प्रोजेक्ट में काम कर चुके, ये रहा दिल, तो ये हमारा सेकंड था, तो यमुना को भी मेरे साथ काम करना सेकंड में ज़्यादा समझ भी आ रहा था। होता है आपको कभी कभार। तो इस बार हम जो भी सीन करने जाते थे तो हम वाकई बहुत ही डीप डिस्कस करते थे कि ये यहाँ क्यों हो रहा है, उसका सबकॉन्शियस क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, इस सीन का सब टेक्स्ट के एलिमेंट क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे सवालात का जवाबात हासिल करने के बाद ही हम, और सम टाइम तो मैं उस पर यमुना के इमोशंस पे इतना बिलीव हो गया मुझे, और मुझे क्या, वो तो शी इज़ अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस माशाल्लाह हमारे मुल्क की। तो यमुना ने ख़ुद भी इस कैरेक्टर को बहुत ही डीप जाके अंडरस्टैंड किया, और ख़ुद भी बहुत ही दिल से ये रोल किया है। और वो मुझे कहती थी कि सिराज भाई आप देखिएगा मैं इस कैरेक्टर को ना कहाँ ले जाऊँगी। मैंने कहा यार
सीरियसली कहती है आप देखिएगा सराज भाई ये कहाँ जाएगा, और है वो, हम देख सकते हैं उसकी। एग्जैक्टली। एंड आई लव इट कि जो भी सेकंड हाफ चल रहा है, जब उसकी इस्माइल मियाँ से शादी हो जाती है तो कहीं भी यमुना इज़ मुश्क या मुश्क ने वो अपनी वो नहीं, एग्जैजरेटेड नहीं है, बड़ा उसका रियल मुझे रिएक्शन लगता है कि एकदम से उसने चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर लिया, जिससे आप लोगों ने, आपने डायरेक्ट किया है स्क्रिप्ट, राइट, महा आपा ने लिखा है स्क्रिप्ट को, कि वो एकदम से चेंज भी नहीं हुई कि एक रात में उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और इस्माइल मियाँ की मोहब्बत में हो गई, बल्कि वो थोड़ा रिबेल भी कर रही है लेकिन वो एक्सेप्ट भी कर रही है। सो इट्स अ नाइस जर्नी। यस, यही तो एक इंटेलिजेंट एक्टर की बात होती है कि वो अपने कैरेक्टर का आर्क समझ के काम कर रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ स्टैंड आउट हूँ, मेरे पीछे कहानी कहाँ पहुँची है और मैं इस वक्त क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे इमोशंस इस वक्त क्या होने चाहिए, कि ऐसा थोड़ी सी लिटिल बारीकी होती है एक्सप्रेशन में, आपने वो क्रॉस की, आप कहानी का पूरा मकसद, उसका मतलब भी बदल देंगे। यही वो बारीक लाइन होती है जिस पे आपको थ्रू आउट चलना होता है और उसी पे ही चलते 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 आप अपनी मंजिल पे पहुँच। सहबा के सिलसिले में क्या था, कोमल से आपकी क्या बात हुई, कैसे क्या कोमल और आपकी डिस्कशन हुई कि सहबा कैसी होनी चाहिए? उसकी ड्रेसिंग बड़ी नोटिसेबल है। दैट वाज कोमल का इनिशिएटिव था या ये भी आप नहीं, कोमल को हमने प्रेजेंटेशन दी। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं हर कैरेक्टर का एक प्रेजेंटेशन बनता है कि इस कैरेक्टर की ये लुक एंड फील है, उनकी ये लुक एंड फील है, तो हमने उनको प्रेजेंटेशन दी कि ये लुक एंड फील है, ये वेस्टर्न है। और कोमल ख़ुद भी बहुत सेंसिबल है ड्रेसिंग के मामले में और सारी ड्रेसिंग उसने खुद की है। और हमने उसको प्रेजेंटेशन दी और फिर उसने कहा कि आप देखें, मैं खुद करूँगी। और नो डाउट उसको खुद भी फैशन का, ट्रेंड्स का पता है सारा, क्योंकि उसने आज की मॉडर्न उस लड़की को रिप्रेजेंट कर रही थी। आपने देखा स्पोर्ट्स कार में वो घूम रही है और पार्टीज थ्रो कर रही है, कॉन्फिडेंट है, अपने डिसीजंस खुद ले रही है। कुछ चीज़ें हमें ड्रामे में लगती थी, जैसे जब सहबा ने मुश्क के फादर को फ़ोन करके बताया कि भाई वो तो मेरे साथ नहीं है, तो अब कोई मुश्क को नहीं बता रहा कि सहबा ने तुम्हारे अब्बा को फ़ोन करके बताया कि सहबा इज़ द कल्प्रिट। तो ये ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वो हमें एक थोड़ा सा गैप सा लगता है एज ऑडियंसेस। तो वो उसका क्या मकसद होता है? उसको किसी बेहतर तरीके से, किसी और तरीके से नहीं डील किया जा सकता था? या अगर उसको उस वक्त एक दो जिक्र हो जाता या कोई और तरीका होता कि मिस हो गया मुझसे ये बात, इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं हैंडल? नहीं, इस चीज़ को आगे हैंडल भी किया ये शायद आपके साथ। तो वो एक सीन में आया था कि वो सहबा उसे कहती है कि इसकी बहन ने बताया होगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। वो तो उसको इर्तिज़ा को कहती है, इर्तिज़ा को कहती है। लेकिन मुश्क को तो कोई भी, ना उसकी बहन बता रही है ना उसकी अम्मा बता रही है कि भाई सहबा का फ़ोन आया था। और हम सब कह रहे थे कोई बता क्यों नहीं रहा मुश्क को कि भाई, तो वो बाप ने डिस्क्लोज भी तो नहीं किया ना कि किसने बताया, ये तो चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। और दूसरी बात ये कि देखिए ड्रामा होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ऑडियंस के लिए डॉक्यूमेंट्री थोड़ी है कि हम डॉक्यूमेंट्री की तरह उसको सिचुएशंस बताएं। आपको होता है समटाइम यू नीड अ ड्रामेटिक लाइसेंस, सिचुएशनल लाइसेंस and sometime you need a melodrama, sometime you need a situational based drama, sometime you need नहीं मुझे अभी हुक पॉइंट चाहिए। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने माँ पापा से भी कहा था कि इसका हुक पॉइंट आपका बहुत लेट आ रहा है और ये ड्रामा मुझे लगता है कि पिक होगा हुक पॉइंट के बाद। तो मेरे प्रोड्यूसर से मुझे देखा, कहता क्या कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं, अब मैं कहता नहीं। लेकिन अब भी आप देखें कि शुरू में जितना भी था उसका वो बहुत अच्छा जा रहा था शुरू से ही, लेकिन जो वो हुक पॉइंट था उसके बाद से वो नॉन स्टॉप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन सबसे ज़्यादा सवाल पूछता था एक्टर्स में से कि ये इस तरह क्यों है, इसको ऐसे नहीं कर सकते? है ना भैया। अच्छा, सीरियसली? नो, उनके सवालात बिल्कुल सही होते हैं। अच्छा। और उनके साथ काम करना भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि जब एक्टर का माइंड सवालात करने वाला हो और जवाबात तलाश करने वाला हो और इंटेलेक्ट भी हो तो आपको काम करने का भी मज़ा आता है और सीन में निखार भी आता है। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इमोशनल, टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री है। सिर्फ ये नहीं कि सीन जाके छापना है, सही बात है, सीन जाके कर देना है, आपको उसको डीप डिग इन करना है, उसके सब टेक्स्ट को भी सोचना है, उसके आपको इमोशन को भी सोचना है, कि वो कल्चर को भी सोचना है, वैल्यूज़ को भी सोचना है, कैरेक्टर डिपिक्शन भी सोचनी है, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी सोचना है, वैल्यूज़ को भी देखना है,
रिलेशनशिप्स को भी देखना है, तो ये सारी चीज़ें आप जब दिख रही होती हैं, लेकिन मैं देख तो मॉनिटर रहा होता हूँ, लेकिन एक ही वक्त में मॉनिटर में 10 चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। आप वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो आप ऑडियंस को एक सेकंड में नज़र आते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी 10 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो अब मैं सारी इंटरव्यू में लेक्चर लेने में तो नहीं बैठा कि मैं बताऊं कि वो क्या क्या होती हैं, लेकिन दैट्स ऑल थिंग्स यू हैव टू बी गो थ्रू विद इट, तो फिर जाके वो एक सीन, प्रॉपर सीन लगता है जो लोगों के दिल को जाके टच करता है। ऑफ कोर्स हम लोग तो बैठ के, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, पूरा सेट कैसे है, डायरेक्शन कैसे है, एक्टर्स, बहुत से पार्ट्स हैं जो मिलके एक छोटे से सीन को इतना बड़ा और इतना इवन कलर बहुत मायने रखता है कि आप जो सीन कर रहे हो उसका जो कलर आप इस वक्त दे रहे हैं, क्या वो कलर इस सीन की मीनिंग डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं आपको उस सीन कुछ और दिखा रहा हूँ और उसका कलर कुछ और है, तो वो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो आपका आईज, आपका माइंड और आपके इमोशंस उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। आपका अपना फेवरेट सीन कौन सा है इसमें से? बर्थडे वाला अच्छा सीन था। अच्छा, हाँ, बर्थडे वाला, और जो मोस्ट इर्तिजा और मुश्का, और मोस्ट फेवरेट तो लास्ट एपिसोड में आने वाला है जो मैं बता नहीं सकता। कोई एक सीन बता दें जिसपे कोई बड़ी गलतियां हुई, हंसे हो आप लोग, या कोई मेमोरेबल इंसिडेंट बता दें सेट पे से। हाँ, मेमोरेबल इंसिडेंट्स, हाँ यही वाला जो बर्थडे वाला हम सीन जो करने गए, हम सुबह से लेके रात तक समंदर पे शूट करते रहे, वहाँ पे सेट भी लगाया, फिर हमने OST भी शूट किया, और फिर मैं OST के इमोशंस करके भी बता रहा हूँ इर्तिजा को और यमुना को भी, तो वो दोनों बहुत हंस रहे थे उस बात पे। अच्छा। लेकिन बस उन्होंने कहा नहीं, इमोशंस आर रियली, क्योंकि स्लो मोशन सीन्स में इमोशंस में क्या आप कोरियोग्राफी कर सकते हैं, बट जब आप देखेंगे उसको तो एवरी स्टेप, एवरी इमोशन इज गिविंग द मीनिंग ऑफ द लिरिक्स। ओके, कि यही तो राज़ उल्फत है कि हर आंसू का रुख मोड़ा, बहुत खुश हैं तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा, मैं जिंदा हूँ मगर तुमने दिया दुख तो नहीं ज़्यादा। तो उसको थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा उस वक्त पास। तो इस्माइल मियाँ जो हैं, उनको जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो दिमाग में ये था कि इस्माइल मियाँ और मुश्क की रिलेशनशिप को थोड़ा सा, जैसे अब मुझे लगता है इस्माइल मियाँ दोबारा रोमांस को डिस्कवर कर रहे हैं अपनी बीवी की डेथ के बाद, वो बीच में बड़े सीरियस हो गए थे, वो हो गए थे, लेकिन और मुश्क तो उनको एकदम से मिल गई, सो जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो वो ये सब थॉट प्रोसेस चल रहा था इस सारी इन सीन्स की डायरेक्शन में, ये उनके कैरेक्टर में ये सब था। हाँ बिल्कुल, जो महापा ने भी जो शुरू में जो स्क्रिप्ट लिखी और शुरू में जो इन दो कैरेक्टर्स का जो रिलेशनशिप स्क्रीन पे दिखा रहे थे हम 14-15 एपिसोड तक, वो इस तरह था कि एक सूरज था, मतलब एक आसमान था तो एक ज़मीन था, इतना डिस्टेंस था, और मैंने उस डिस्टेंस को मेंटेन रखा जो राइटर ने लिखा, क्योंकि जब ये दो कैरेक्टर्स जब मिले तो लोगों के लिए वाकई एक सरप्राइज हो। ऐसा नहीं कि उनको आपस में कभी दिखा दें हाँ यस ये वो हेलो हाय, नहीं, उनमें महापा ने ये बहुत अच्छा किया कि इन दोनों, क्योंकि वहाँ उसकी बीवी की डेथ हो जाती है, वहाँ उसकी पागल बहन है, और शुरू में यमुना को दिखाया कि उसकी पागल बहन को वो कितना हेट कर रही है, लेकिन आगे सरप्राइज है। इस कैरेक्टर को लेकर के महापा से जब डिस्कस किया, महापा ने कहा इस कैरेक्टर जो सरप्राइज देगी मोहिनी। ओके, मैं यही बोलना मेरा मोस्ट मोहिनी का कैरेक्टर जानान, थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने ये छोटा सा रोल एक्सेप्ट किया मेरे लिए, और नो डाउट उन्होंने इतना अच्छा ये रोल किया है, और मेरी पूरी कहानी को, चूँकि वो एक साइलेंट छोटा छोटा कैरेक्टर चला है, लेकिन पूरी कहानी को जाके एंड में ये कैरेक्टर जोड़ेगा। आप सबके लिए सरप्राइज मतलब इतने इन्होंने ना वो दे दिए हमें टीजर्स के, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। एंड आई रियली लाइक इट कि आपने बच्चों को किस तरह बना हुआ है कि वो शादी निकाह जब छोटी बहन का हो रहा है उसमें भी बच्चों के वो बाल बना रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, वो थोड़ा बैलेंस हुआ हुआ है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट दोनों की ज़िंदगी में, विच आई रियली लाइक। आप अभी OST की अभी बात कर रहे थे कि कैसे महा मलिक ने शुरू में दोनों कैरेक्टर्स को बिल्कुल अलग रखा हुआ था, लेकिन OST जब हम देखते हैं तो OST हमें एक काइंड ऑफ स्नैपशॉट दे देता है पूरे ड्रामे की। आपको लगता है OSTs में ये दिखाना चाहिए? क्योंकि पहले से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा अभी तो ये कैरेक्टर्स दूर हैं लेकिन आगे जाके इनका कोई कनेक्शन है। आपको लगता है थोड़ा सा OSTs में ये कम दिखाना चाहिए ताकि ऑडियंसेस को ज़्यादा सरप्राइज मिले? जैसे हमें पता था कि इस्माइल मियाँ और मुश्क की कहीं ना कहीं तो कुछ टकराव होगा एंड उनकी ज़िंदगी में कुछ है, लेकिन वो ज़्यादा शॉकिंग होता है अगर OST में थोड़ा नहीं दिखाते। आपको लगता है? हाँ, होस्ट देखें, हर एक आदमी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं,
ओएसटी में हाँ दिखाया हमने, आप उसको हिडन भी रख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए हिडन रखना इतना कोई इम्पोर्टेंस होती हैं, लेकिन चूंकि हमें एक कमर्शियल पैकेज भी देना है, और ये कि जब आप होटल में जाते हैं तो आपको पूरा मेन्यू तो मिलता है ना, लेकिन वो तो जब आप जब उसके डिशेस टेस्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना किसका कैसा टेस्ट है, तो मेन्यू तो हमें देना पड़ेगा ना कि क्या क्या है इस ड्रामे में। चले इतना बता दें कि बस आई एम नॉट गोना आस्क द स्टोरी, लेकिन एंड में हम मुस्कुरा रहे होंगे या थोड़ा आंखें नम होंगी हमारी? आप बिल्कुल मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे बस जी, फिर तो राज़ उल्फत फेवरेट से भी फेवरेट ड्रामा हो गया हाँ मेरा। बिल्कुल मुस्कुराएंगे। बस इस चीज़ को देखें कि जो ये ड्रामा है, इस ड्रामे के मैसेज को भी समझें, और आज की यूथ इसके मैसेज को समझे, और लोग ड्रामे को सिर्फ ड्रामा समझ के ना गुजारें, और उसमें जो आपके लिए जो बात कही गई है उस बात को समझें, और होप के हमारी जो कोशिशें हैं, जो चीज़ें हैं, और हमारी जो मेहनत है किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सके, किसी का बदलाव ला सके, तो वुड बी बेटर। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल बता दूं, मैं अपने ऑडियंस को ही बता रहा हूं कि मैं डायरेक्शन में क्यों आया, कैसे आया, या क्या हुआ। हम विजुअल फॉर्म को इतना मानते हैं, क्यों मानते नहीं मानते, ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन मैं भी एक मूवी देख के जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया और मैं इन डायरेक्शन में आया, वो मूवी का नाम था शॉशैंक रिडेम्पशन। ओह ओके। उसमें उस कैरेक्टर ने 18 से 20 साल लगाए उस जेल से स्कैप होने में, और उसने एक एक इंच मोमबत्ती जमा करता रहा 18 साल तक। तो मैंने अपने माइंड में सोचा कि यार जब वो एक कैरेक्टर ये कर सकता है 18 साल में, तो कोई भी आदमी मेहनत करके कहीं पे भी पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया, और मैंने कहा मुझे डायरेक्टर बनना है, तो मैं डायरेक्टर बना। तो ये है कि विजुअल फॉर्म हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है अगर हम उसके पॉजिटिव मैसेज को समझें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बड़ी डिस्कशन है कि ड्रामास कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, बट दे डू। अब आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? नया ड्रामा आपका? यस, नया ड्रामा मैं बना रहा हूँ, उसका नाम है अफेयर। ओह ओके, इंटरेस्टिंग। और किसने लिखा हुआ है? ये ड्रामा लिखा हुआ है जंजबील आसिम ने। अच्छा, जंजीबील ने जिक्र हाँ किया था। जी, जिन्होंने अभी उन्होंने प्यार ये के सदके। प्यार के सदके लिखा है। और अभी मेरी कास्टिंग में फैसल कुरैशी, हिबा बुखारी, किरण हक और सबा हमीद, नाइस ओके ये लोग हैं, और वहाज ओके। ये कास्ट में है। तो हम कब तक ऑन एयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी आपने शुरू किया है? होपफुली नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ओके। है इरादा। और ये भी बहुत बेस्ट स्क्रिप्ट है, सेवन स्काई का जंजीबील तो प्यार के सिग्नेचर सदके के स्क्रिप्ट बाद है। तो हाँ बहुत ही माशाल्लाह। बेस्ट बहुत ही बेस्ट स्क्रिप्ट है ये भी। अगेन राज़ उल्फत की तरह मुझे सेवन स्काई हमेशा बेस्ट स्क्रिप्ट ही देता है। और ये अगेन लव स्टोरी है। मुझे लव स्टोरीज बहुत मिलती हैं करने के लिए। जब भी मैं जहाँ जाता हूँ, मतलब मुझे प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं कि तुम लव स्टोरी ज़्यादा अच्छी हैंडल कर लेते हो। मैं कहा अच्छा ठीक है जो आपको लगता है, लेकिन ये कि मेरा स्टाइल डिफरेंट जॉनरास का भी है, बट ये कि लव स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई कैन अंडरस्टैंड इमोशंस वेल, रादर देन मुझे थोड़ी बहुत वो जो ड्रामे होते हैं ना जो रिश्तों को ख़राब कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा वो हो रहे होते हैं। बट ये नाम तो अफेयर से लग रहा है, रिश्तों की खराबी कुछ होगी। नहीं ऐसा नहीं है। नाम हमें थोड़ा अफेयर इज अ रोमांस। ओके ठीक है। और एक छोटी सी बात को लेकर के हम आई थिंक जंजीबील ने जिक्र किया था। आई डोंट नो, अब ये मैं बताना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑफ स्क्रीन मुझे थोड़ी स्टोरी बताई थी या ऑन स्क्रीन बताई थी, सो आई डोंट वांट टू रूइन इट कि पता नहीं अभी तो स्टोरी तो हम कितना- नहीं डिस्क्लोज करेंगे। अभी तो exactly. सिर्फ हम अनाउंस कर रहे हैं हमारे ऑडियंस के सेवन स्काई के बैनर से और जियो के पर्दे पे नया आने वाला जो ड्रामा है वो है अफेयर। कास्ट ज़बरदस्त है। फैसल कुरैशी, हिबा बुखारी, वहाज, सबा हमीद, यही नाम लेना, हाँ, किरण किरण मलिक, हक, हाँ। किरण हक। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे आपको राज़ उल्फत में क्या ऐसा एक्साइटमेंट मिली या क्या ऐसा आपको मिला देखने के लिए कि आपने उसको पिक किया अपने शो के लिए? राज़ उल्फत मुझे इसलिए पसंद है कि मुझे लगता है कि वो न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन, माँ बाप और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको बता रहा है। लाइक जब मुश्क और उसके फादर बात करते थे,
मुझे लगता था बहुत सी जगहों पे मुश्क भी सही है और उसके फादर भी सही हैं, बिकॉज मैंने खुद भी ज़िंदगी में इन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, मैंने देखा भी है हाँ। इन डिफरेंट सिचुएशंस, यू नो, एज मदर, एज डॉटर, एज सिस्टर, एज यू नो, एज अ वुमेन, बहुत से, और अपने आसपास दोस्तों का भी देखा है मैंने। देखिए विलन कोई नहीं होता, या गलत कोई भी नहीं होता, विलन भी कोई नहीं होता, हालात और वो लम्हात और वो सोच। बिल्कुल। तो वो बड़ा मुझे बड़ा वो होता था कि मुश्क को बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, और कई दफ़ा मुझे उसके अब्बू गलत लगते थे कि फिर मुश्क भी गलत लगती थी, तो इट मेड मी थिंक। और मुझे लगता है कि बहुत सी यूथ उसको इसलिए कनेक्ट कर पाए क्योंकि मुश्क के जो रिबेलियन था और मुश्क के जो रिएक्शन है वो आजकल की जनरेशन का है। एग्जैक्टली वो भी अपने तौर पे वो भी गलत नहीं है, उसको भी ज़ाहिर हर परिंदे को भी एक उड़ान चाहिए। लिमिटेशंस नहीं बांध सकते, लेकिन ये है कि आप रास्ता को सही चुने। बिल्कुल। जैसे महापा ने जो एक डायलॉग लिखा ना इसमें कि मेरे अब्बू जी कहते हैं कि परिंदों को अपने जैसे ही परिंदों के साथ दोस्ती करनी चाहिए वरना वो रास्ता भूल जाते हैं। तो दिस इज़ द मैसेज कि आप, और जैसे ये भी डायलॉग है कि जब दो लोग स्टेटस में तर्ज फ़र्क में हो तो नुकसान हमेशा कमतर का ही होता है। तो डायलॉग्स में इतने मैसेजेस हैं, बहुत तो गलत कोई भी नहीं होता। तो वक्त और हालात ही होते हैं जो इंसान से सही और गलत फैसला कराते हैं। अब ये इंसान की अपनी अक्ल और फहम पे है कि वो सही चुनता है कि गलत चुनता है। तो मुश्क ने भी बहुत सारी जगह पे वो अपने तौर तो समझ रही थी कि वो सही स्टेप्स उठा रही है, लेकिन उसको आगे जाके पता चला कि मेरे स्टेप्स कितने गलत थे। तो इसी तरह ही होता है, कोई भी ना मुश्क गलत थी, ना उसके वालिद गलत थे, ना वो 100% सही थी, ना वो 100% सही नहीं थे। सोच सोच की बात होती है और वक्त बदलता रहता है। लेकिन इस ड्रामे के थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए और बहुत सारी ऐसी बातें की जो आज करने की शायद ज़रूरत है। बिल्कुल। एक कॉन्वर्सेशन जो चल रही थी इसके साथ साथ ही, और जो सिर्फ इस ड्रामे पे नहीं, बहुत से ड्रामों पे हम लोग ये बात बोलते हैं, ऑडियंसेस भी बोलती हैं कि ये ऐसा क्यों है कि हीरोइंस या वो लड़कियां जिन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर करने होते हैं उनको हमेशा बड़ा मॉडर्न दिखाते हैं। वो जीन्स पहनी हुई होती हैं, बड़ी इंडिपेंडेंट वो होती हैं, और जितनी वो हीरोइंस और अच्छी वो होती हैं उन्होंने शलवार कमीज़ और दुपट्टा। हम स्टेरियोटाइप नहीं कर रहे हैं, इज इट फेयर? ये एक स्टेरियोटिपिकल सोच कह सकते हैं, पर मैं भी खुद भी इसके अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि सहबा बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे ऑडियंस को अगर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। हम ना ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ इस ड्रामे में नहीं, बहुत सारे ड्रामों में ऐसा होता है। सो वी विश कि वो दिखाएं कि थोड़ा मॉडर्न लड़कियां जो इंडिपेंडेंट हैं और बट हाईली एजुकेटेड हैं और उनकी शायद ड्रेसिंग शलवार कमीज पे नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। लेकिन जो हमारी यहाँ एक देखिए, हमें हमेशा एक बात होती है कि एक स्टीरियोटिपिकल इमेज, या स्टीरियोटिपिकल इमेज भी मैं नहीं कहूँगा, एक हमारी एक सोसाइटी है जहाँ हम समझते हैं कि मोस्टली टीआरपी या मोस्टली चीज़ें इसी तरह के ड्रामों को ज़्यादा हिट मिलती है कि जहाँ एक मासूम लड़की होती है, उसके ऊपर जुल्म हो गया, वो दुपट्टे पहन रही है बेचारी सी, और फिर उसके साथ गलत हो गया, और फिर उसको जो है लोगों ने, तो लोग उसके साथ रिले कर जाते हैं। क्योंकि हमारी मोस्टली औरतें जो घर में बैठे हुए ड्रामा देखती हैं वो उन लड़कियों को पसंद करती हैं। और हमारी एक अपनी भी सोसाइटी है, हमारी अपनी एक पहचान है, हमारा अपना एक कल्चर है, और हमारे अपने कल्चर को हम रिप्रेजेंट करते हुए हम ऐसी लड़की को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा एक रोल मॉडल हमारा कल्चर है, ठीक है। और उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम मॉडर्न ड्रेसिंग वाली को जो है निगलेक्ट कर रहे हैं या उसको नेगेटिव दिखा रहे हैं। अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव इंसान हर सोसाइटी में मौजूद है, हर तबका फ़िक्र में मौजूद है, हर रिलीजन में मौजूद है और हर कौम में मौजूद है। तो किसी को किसी से हम जोड़ नहीं सकते, ना ही उसी को कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं। बिल्कुल।
सो मे बी आगे जाके हम थोड़ा चेंज देखेंगे हाँ। कि इतनी नेगेटिविटी हम एक हाँ। सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेसिंग या एक उसको साथ नहीं एसोसिएट करें। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला और हमसे बड़ी डिटेल्स शेयर की राज़ उल्फत के बारे में। बहुत मज़ा आ रहा है हमें देख के, एंड हम वेट नहीं कर पा रहे कि अगली कुछ किस्तों को हम देखें और वो जो आपने सारे हमें बताएं कि अभी ये आप इधर ऐसा होगा और वैसा होगा, तो हम उसको एंजॉय कर सकें। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट अफेयर। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने ऑडियंस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ड्रामे को, राज़ उल्फत को, मेरी सारी टीम की मेहनत को, मेरी सारी कास्ट की मेहनत को, मेरे सारे एफर्ट्स को पसंद किया और हमें रेस्पेक्ट दी और ड्रामे को सराहा। यही हमारी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद ऑल। थैंक यू।